Yes, now we are going for the last question of extra questions. जो extra questions था उसका last question करा रहा हूँ, question number 8. Let's start. क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया अपना. क्वेश्चन नंबर 8. SAM Limited नाम है कंपनी का SAM Limited और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2014. लिखो, नया फॉर्मेट निकाल लो. क्वेश्चन नंबर 8. Messrs SAM Limited, year ending at 31st March 2014. Next page पे जाओ. 31st March 14. Messrs SAM Limited. ठीक है, प्रॉब्लम रीड करवा देता हूं तुम लोगों को. इक्विटी शेयर कैपिटल में दिया है शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up, received in cash. 12% redeemable preference share capital, shares of 100 each fully paid up as per last balance sheet. As per last balance sheet, लेकिन एक लफड़ा है इसमें, और वो लफड़ा क्या है वो देखो. लिखा है redeemed on 31st December 2013 और ये 31st March 14. अगर रिडीम हो गया तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिडीम हो गया तो यहाँ से निकल जाना चाहिए था, मतलब कुछ तो गड़बड़ तो है. 10% प्रीमियम पे है. और एक लफड़े वाला अकाउंट है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, इंक्लूडिंग dividend and tax on dividend for the period from 1st April to 31st December 2013. ये कोई लफड़े वाला अकाउंट है. हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम देखो क्या है. जनरल रिजर्व्स, टीडीएस डेबिट भी है और क्रेडिट भी है. डेबिट है वो टीडीएस रिसीवेबल है और क्रेडिट है वो टीडीएस पेएबल है. 12% डिवेंचर्स, कैश, bank balance, customers due within 6 months and debtors more than 6 months, RDD, advances considered good, prepaid expense, advance payment, sundry creditors, fixed assets का cost और PFD दिया हुआ है नीचे, provision for depreciation, inventory, tax payment, pending assessment, tax provision, पेंडिंग असेसमेंट इंक्लूडिंग करंट टैक्स भी कुछ दे रखा है. सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, एंड सरप्लस फॉर द करंट ईयर आफ्टर टैक्सेशन. ये जबरदस्त चीज है. सरप्लस फॉर द ईयर आफ्टर टैक्सेशन बोल दिया. याद रखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया इन लोग ने. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, इसलिए ट्रायल बैलेंस में देखो कोई इनकम एक्सपेंसेस है ही नहीं. पूरे ट्रायल बैलेंस में खाली एसेट्स और लायबिलिटीज ही देके रखा है हम लोगों ने, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने को दे दिया है. तो अपना प्रॉब्लम तो सीधा P&L अप्रोप्रिएशन से ही चालू हो जाएगा. ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. तो मेरे को P&L अकाउंट का जो फॉर्मेट बना है वो काम नहीं आएगा इसका.
इस बार याद रखना पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट अपने कुछ काम आने वाला नहीं है। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट काम नहीं आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट के नाम पे भी दिया हुआ डायरेक्टर्स प्रपोज्ड और डिविडेंड ऑफ 15%। ये तो नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाएगा और बोलते हैं अप्रोप्रिएट 7 लाख टू जनरल रिजर्व्स। बस ये दो एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं। तो मैं तो पहले तो डिविडेंड का ही काम कर देता हूँ ना, सबसे पहले डिविडेंड का ही काम कर देते हैं। जाओ नंबर 20, कंटिजेंट लायबिलिटी तो है नहीं। $21 proposed dividend. प्रपोज डिविडेंड तो नोट्स टू अकाउंट्स में ही आता है। 50 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है। कितना परसेंट बोला हुआ उस पर? 15%। 50 लाख का ही है ना? हाँ ये तो 15%, 50 लाख इंटू 15%, 7.5 लाख का प्रपोज डिविडेंड, बराबर है ना? फिर तो 7,50,000। 7,50,000 ये काम तो हो गया अपना। और जनरल रिजर्व में 7 लाख रुपए ट्रांसफर करना, 7 लाख रुपए ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एप्रोप्रिएशन में लिख दो कितना ओपनिंग बैलेंस कितना पीएनएल एप्रोप्रिएशन 1,80,000। और करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना देके रखा है? 19,09,644। $19,09,644। टोटल मारो 1,80,000 प्लस 19,09,644, 20,89,644। एप्रोप्रिएशन में लिखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। Transfer to general reserve 7 lakhs. 7 lakhs transfer to general reserves. हाँ, जनरल रिजर्व्स में ऑलरेडी कितना अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में देखो ना। जनरल रिजर्व्स ये 48,70,000 ऑलरेडी है अपने पास। इधर से निकला और इधर प्लस। अभी जनरल रिजर्व्स फाइनल नहीं करना क्योंकि
कोई गड़बड़ वाला अकाउंट है वो तुमको समझाता हूँ। नीचे लिस्टेड एडजस्टमेंट्स तो 2 ही थे जो मैंने कर दिए। अब ये गड़बड़ वाला एडजस्टमेंट है, देखो प्रेफरेंस शेयर्स वाला जो है ना, मैं तुमको ये समझा देता हूँ। मेन एडजस्टमेंट यही है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये ऑलरेडी रिडीम हो चुका है, रिडीम हो गया, फिर भी अपने बुक्स में पड़ा हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। एक तो 24,16,640 नहीं है ये। एक काम करो ना, वो अपने नोट नंबर 9 के नीचे चले जाओ। नोट नंबर 9 के नीचे में काफी जगह है अपने पास वर्किंग नोट्स के लिए, वहां पे हम लोग जगह रखेंगे। ये तो एक तो 644 है, ये 640 नहीं है, 644 है। नहीं तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, 4 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तुम नोट नंबर 9 के नीचे जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गया। जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होता है तो तुमको याद होगा 2 इक्वेशन होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जब हम लोग रिडीम करते हैं तो हम लोग 2 इक्वेशन बनाते हैं। कौन से 2 इक्वेशन? नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट। अपने पास 20 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है, पूरे प्रॉब्लम में फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये पूरा 20 लाख रुपया डिविजिबल प्रॉफिट से गया होगा। डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पे जनरल रिजर्व्स है, तो जितना डिविजिबल प्रॉफिट्स यूज होता है वो ट्रांसफर टू सीआरआर होता है। अच्छा, इस पे 10% प्रीमियम देना है तो 2 लाख का प्रीमियम। जनरल रिजर्व्स में 48,70,000 है, तो ये 2 लाख भी जनरल रिजर्व से ही जाने दो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो चुका है। 31 दिसंबर 2013 को ही रिडीम हो गया था। 31 दिसंबर 2013 को ही रिडीम हो गया था, देखो। लेकिन साथ में क्या बोला हुआ है? रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर, एक मिनट, रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2013 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और रिडीम हो गया तो पेमेंट भी कर दिया, और पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट किया? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड टैक्स ऑन डिविडेंड फॉर द पीरियड अप्रैल टू दिसंबर। सो 9 महीने का डिविडेंड भी दे दिया उसको, 9 महीने का प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया, याद रखो। ये इतना सारा जो लिखा है ना, इसको मैं एक नाम देता हूँ, सस्पेंस अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट है ना, दैट रिप्रेजेंट्स पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड प्रेफरेंस डिविडेंड सो याद रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया। ये सब के लिए एक्चुअली एंट्री क्या आनी चाहिए थी मैं तुमको बता देता हूँ। मैं तुमको रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और फाइनल एंट्री ऐसे बताता हूँ। पहले करेक्ट एंट्री, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गया तो 4 एंट्री आती है। एक तो रिडेम्पशन ड्यू, रिडेम्पशन ड्यू में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, 20 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, और अगले एंट्री में प्रीमियम को मीट करते हैं तो जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट। एक्चुअली पहले 3 एंट्री को अगर मैं कंबाइन करूं ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए जनरल रिजर्व्स डेबिट, जनरल रिजर्व्स डेबिट,
टू कैश बैंक। ये पहली 3 एंट्री हो गई और चौथी एंट्री है ट्रांसफर टू सीआरआर के लिए, जनरल रिजर्व्स टू सीआरआर। $20 लाख। पहली 3 एंट्री को मर्ज करके एक एंट्री बना दी मैंने, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैंसिल हो जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैंसिल हो जाता है, तो एक्चुअली 4 एंट्री के जगह पे मैंने 2 एंट्री लिख दी और एक एंट्री प्रेफरेंस डिविडेंड टू कैश बैंक। टू कैश बैंक। ये कितना है, टोटल पेमेंट कितना है अपना, 24,16,644। 24,16,644। इसमें से 22 लाख हटा दो तो 2,16,644 का डिविडेंड। $2,16,644 का डिविडेंड। ये 9 महीने का डिविडेंड है, अप्रैल टू दिसंबर। ये 3 एंट्री आनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री है, दिस इज करेक्ट एंट्री, बट रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई पेमेंट के लिए, सस्पेंस डेबिट टू कैश बैंक। यही अमाउंट 24 लाख कितना है, 16,000 ना, 24,16,644। ये एंट्री रिवर्स होगी, कैश बैंक टू सस्पेंस। रिवर्स होने के बाद अब फाइनल एंट्री क्या बनती है वो देखो, फाइनल एंट्री क्या बनेगी वो देख लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनल एंट्री ये बनेगी, कैश बैंक ये कैश बैंक वहां पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे क्रेडिट है, ये दोनों मिला के 24,16,667। कैश बैंक कैंसिल हो गया तो अब मेरी फाइनल एंट्री बनी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 20 लाख। जनरल रिजर्व 2 लाख इधर है और जनरल रिजर्व 20 लाख इधर है, तो जनरल रिजर्व डेबिट 22 लाख। जनरल रिजर्व के बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड डेबिट, अरे लिखते जाना साथ साथ में, 2,16,644 और फिर उसके बाद में टू सीआरआर, टू सीआरआर 20 लाख, टू सीआरआर 20 लाख है ना। तो देख लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, ये रहा। जनरल रिजर्व एक डेबिट इधर और एक डेबिट इधर, ये हो गया जनरल रिजर्व। रेफरेंस डिविडेंड एक डेबिट इधर एक डेबिट इधर, ये आ गया। एंड टू सीआरआर साथ में टू सस्पेंस, ये सस्पेंस आएगा ना, सस्पेंस थोड़ी कैंसिल हुआ, टू सस्पेंस 24,16,644 है, 644। ठीक है,
अब ये एंट्री को मेरे को इफेक्ट देना है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे डेबिट है और ट्रायल बैलेंस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट है। ये कैंसिल हो गया। जनरल रिजर्व्स 2 बार डेबिट हुआ है ना, कितने से डेबिट हुआ है? 22 लाख से डेबिट हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाते हैं और जनरल रिजर्व्स में माइनस कर दो। जनरल रिजर्व्स में माइनस कर दो 22 लाख। तो फाइनल हो जाएगा ना, 48,70,000 था, प्लस 7 लाख आया और माइनस 22 लाख चला गया। 33,70,000। ये लो, जनरल रिजर्व्स भी एडजस्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल, जनरल रिजर्व्स कैंसिल। और सस्पेंस को क्रॉस करो, यहाँ पे क्रेडिट है और ट्रायल बैलेंस में ये अमाउंट डेबिट है। ये लो, सस्पेंस अकाउंट भी कैंसिल हो गया। ये लो, ये भी कैंसिल। फिर क्या बच गया? रेफरेंस डिविडेंड बच गया, ये अप्रोप्रिएशन में ले जाओ और सीआरआर रिजर्व्स में ले जाओ। रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड लिखो, प्रेफरेंस डिविडेंड $2,16,644, 2,16,644, ठीक है ना, 644। और साथ में यहाँ पे लिख दो सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन का जो काम प्रॉपर्ली नहीं हुआ था वो हमने कर दिया। बस अब अपने को ना खाली ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑथराइज तो दिया नहीं है, जाओ लिख दो 5 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर कैपिटल करती है ना, ये अपना यहां तक का मामला साफ है। $5 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लिखो शेयर कैपिटल में, ऑथराइज तो कुछ है नहीं। ऑथराइज क्वेश्चन मार्क करो, डबल अंडरलाइन कर दो और उसके नीचे लिखो इशूड एंड पेड अप। यहाँ पे लिखोगे 5 lakhs equity shares of ₹10 each fully paid up 50 लाख। ये इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया फाइनल। रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैं तो बोलता हूँ इनको भी फाइनल कर दो बस, अब और इसमें कुछ नहीं है। 20 लाख 89,644 minus 7 lakhs and minus 2,16,644.
11,73,000 आ गया। चलो बाकी ट्रायल बैलेंस का आइटम्स, पीएनएल तो बना हुआ ही है, इनकम एक्सपेंसेस करके सब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके आ गए। हाँ, टीडीएस डेबिट में वो रिसीवेबल है 6,000, जाओ टीडीएस रिसीवेबल शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाओ, और टीडीएस पेबल जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। टीडीएस पेबल 10,000 है। कितना है टीडीएस पेबल? टीडीएस पेबल है 10,000। और टीडीएस रिसीवेबल इज नथिंग बट एडवांस टैक्स। लेना है, मैंने भर दिया वही तो लेना, और क्या लेना है? जो पहले भर दिया वही तो लेना है मेरे को। एडवांस टैक्स वही होता है टीडीएस रिसीवेबल, पहले भर दिया, एडवांस में भर दिया टैक्स। हाँ, फिर क्या है 12% डिवेंचर्स 3 लाख रुपए का। अभी तुम डिवेंचर इंटरेस्ट देखने मत जाओ, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया तो डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट हो ही गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिख दो 12% डिवेंचर्स 3 लाख। 12% डिवेंचर्स के बाद में कैश बैलेंस 14,000, बैंक बैलेंस 73,000। 14,000 and 73,000। कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस 83, 89, 87 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो क्या है। Customers due within 6 months and more than 6 months 2 lakhs। ट्रेड रिसीवेबल्स में जाओ, लिखो डेटर्स, डेटर्स outstanding for more than 6 months 2 lakhs। and others 40 lakhs। टोटल हो गया 42 lakhs। नेक्स्ट आइटम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पीएनएल में तो डेबिट हो चुका है क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ना, तो ये बैलेंस शीट में जो माइनस होने वाला ये वो आइटम लेस फ्रॉम डेटर्स 2 lakhs। और पीएनएल डेबिट तो हो ही गया है, उसके बारे में तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं है क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है।
तो ये इधर से जो माइनस होएगा ये वही है 40 lakhs एडवांसेस कंसीडर्ड गुड एडवांसेस गिवन है 11,50,000 का एडवांसेस गिवन है 11,50,000 का एक काम करो इसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कर दो मेक इट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखो एडवांसेस कंसीडर गुड हाँ 11.5 लाख हो गया यहाँ पर नेक्स्ट आइटम क्या है देखो जरा प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तो अपना उसमें जाता है ना शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 50,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस जाने दो तो फिर क्या है नेक्स्ट एडवांस रिसीव्ड ये अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा लोन्स एडवांसेस रिसीव्ड अदर करंट लायबिलिटीज कितना एडवांस रिसीव 50,000 और सन्डी क्रेडिटर से 7 लाख क्रेडिटर्स 7 लाख का क्रेडिटर्स 7 लाख क्रेडिटर्स ये लो यहां तक हो गया फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट है 78 lakhs और ये टोटल डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का इंक्लूड हो गया क्योंकि करंट ईयर का इंक्लूड हो गया पीएनएल में डेबिट हो गया और पीएनएल में डेबिट होने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दे दो नोट नंबर 10 में चले जाओ कॉस्ट 78 lakhs माइनस टोटल पीएफडी कितना है पीएफडी 15,40,000 का पीएफडी 15,40,000 निकालो जरा 78 lakhs माइनस 15,40,000 62,60,000 इंटेंजिबल्स कुछ नहीं कैपिटल डब्ल्यूआईपी कुछ नहीं ये कुछ नहीं ये हो गया फ्रेंड फिक्स्ड एसेट्स भी हो गया अब क्या बच गया इन्वेंट्री 10 lakhs
इन्वेंट्री 10 lakhs, और कुछ तो आना नहीं है इधर। $10 लाख। बस अब 2 आइटम बचा हुआ है। टैक्स पेमेंट्स पेंडिंग असेसमेंट, इट इज नथिंग बट एडवांस टैक्स। टैक्स दे दिया, असेसमेंट पेंडिंग है, मतलब ये एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स के लिए वर्ड यूज किया, टैक्स पेमेंट पेंडिंग असेसमेंट। $6,06,000। हाँ, टैक्स पेमेंट्स पेंडिंग असेसमेंट। एक मिनट है, मेरा फाइल ओपन होगा, कभी कभी टेक्निकल एरर आता है कुछ। हाँ, टैक्स पेमेंट पेंडिंग असेसमेंट के बाद में तुम लोग वो ओपन हो जाएगा। तुम ये देखो, टैक्स प्रोविजन 5,50,000 ये करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है, क्योंकि प्रोवाइड हो चुका है, पीएनएल बन चुका है। इसमें 5,40,000 का करंट टैक्स है। दैट मीन्स 10,000 का फिर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। टोटल प्रोविजन अगर 550 है और उसमें 5,40,000 प्लस 10 ऐड करेंगे तो 550 होता है ना, ठीक है ना। हाँ चलो देखो, ये इधर ये बाकी था, ये 6 lakhs लिखा था हम लोग ने। देख लो, ये 6,06,000 यहाँ पे मैंने लिख रखा था, है ना। और करंट टैक्स बोला हुआ है 5,40,000। करंट टैक्स 5,40,000 है। और करंट टैक्स 5,40,000 है तो 10,000 का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया। $5,40,000 minus 660, 6,06,000। नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ मत लिखो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस टैक्स कितना नेगेटिव हो रहा है, 66,000। पेएबल नहीं है, ये रिसीवेबल है, यहाँ पे लिखो। ये हो गया फाइनल। और एक 10,000 का डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, वो सीधी बैलेंस शीट में जाके लिखो। दैट्स इट, मेरी पूरी ट्रायल बैलेंस और सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए, तुम लोग देख सकते हो, सब कंप्लीट हो गया मेरा। बस अभी मेरे को क्लोज करना है, और इस बार तो क्लोज करने के लिए मेरे पास पीएनएल अकाउंट भी नहीं, बस मेरे को खाली नोट्स टू अकाउंट्स क्लोज करना है और आउटर कॉलम्स को लिख देना बैलेंस शीट। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑलरेडी क्लोज्ड है, ये रिजर्व्स को बाहर निकाल लेते हैं।
रिजर्व्स का टोटल जरा बाहर निकालो फटाफट, फटाफट कैलकुलेटर यूज करो। 65,43,000। चेक कर लेना, कुछ कैलकुलेशन एरर रहेगा ना प्लस माइनस का, तो वो मेरे को बताने को भी मत आना। दैट इज जस्ट टोटलिंग एरर हो सकता है, उसको रेक्टिफाई कर लेना। वैसे तो किया नहीं है, कहीं पे हो गया रहेगा तो बताने को नहीं। नील, नोट नंबर 5 में जाओ। नील 6 इज नील। इसमें ये 7 लाख को बाहर निकाल लो। $60,000 बाहर आ गया। नोट नंबर 9 आउट ऑफ कॉलम नेगेटिव था, वो एसेट्स में चला गया, और ये फिक्स्ड एसेट्स बाहर आ ही गया है। नील 11.5 लाख, इसको बाहर निकाल लो। दिस इज नील, दिस इज नील, और ये सब ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। ये नील कर, बाकी सब मैं बाहर लेके आ गया। जाओ बैलेंस शीट में जाओ, फटाफट बैलेंस शीट भरो और कंप्लीट करो। मेरी कोशिश यही थी कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो इसमें, और कंपनी फाइनल अकाउंट्स में जैसे लोग डरते हैं ना, तुमको डर नहीं लगना चाहिए, बस मेरा पर्पस यही है। 50 लाख तुम देख लो, बार बार मैं स्क्रोल नहीं करते बैठूंगा, तुम लोग देखते जाओ और करते जाओ फटाफट। 50 लाख, 65,43,000, बाहर निकाल लो। 1 करोड़ 15 लाख, 43,000। ये कुछ नहीं है, पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे कुछ नहीं है। तुम लोग ये कंप्लीट कर लो, चलो ये टैली हो जाएगा। मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये टैली हो जाएगा। मेरे को ही करने का है, नहीं करोगे तुम लोग, मेरे को भरोसा नहीं आता तुम लोग, कुछ तुमको दे दिया और तुम कर लोगे। छोड़ो छोड़ो, मैं करा देता। 3 लाख, ये दोनों है नहीं। 3,10,000 बाहर निकाल लो। मालूम पड़ा मैंने तुमको दे दिया और रह गया, वो वैसे ही रह गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ नहीं है, ये 7 लाख है, ये 60,000 है, और ये नेगेटिव हो गया था तो एसेट साइड में चला गया, तो ये 7,60,000। अब टोटल तो मार ही लेना, टोटल में मेरी जान मत खाओ। ये 62,60,000। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं। हाँ ये है 11.5 लाख का था, ये कुछ नहीं। ये कितना हो गया? 74,10,000। 74,10,000, ये कुछ नहीं है, ये 10 लाख है, ये 40 लाख है, और कैश था 87,000 का। अदर करंट एसेट्स नहीं है, ये था 1,16,000, और 52,03,000। और टोटल हो जाएगा 1,26,13,000। ये लोग पूरा ही बता दिया। So this is totally extra efforts which I have done for you all, because I want
You all to be comfortable in this topic. I don't want you to leave this topic for exams. 15 मार्क का प्रॉब्लम आएगा, छोड़ना नहीं है. आता कम है, ज्यादा नहीं आता है, रेयरली आता है, लेकिन जब भी आता है अपने को ये वाला मिस आउट नहीं करना, अच्छे से करके खत्म करना, ठीक है. यू शुड नॉट मिस फाइनल अकाउंट्स. देख लो ना कितना सिंपल है, मैंने फॉर्मेट सब फिक्स कर दिया, यही फॉर्मेट तुमको बनाने हैं. नोट्स टू अकाउंट्स खाली पड़ा रहेगा, वो चलेगा. अभी अगले लेक्चर से चालू करता हूँ. तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने 3 या 4 क्वेश्चन रखे. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसके आगे और क्वेश्चन करके दिए फाइनल अकाउंट्स को. सो अगले 2 लेक्चर में अभी तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा. जो भी प्रॉब्लम्स है मॉड्यूल के 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है. करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो. यू शुड प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली. अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ही फायदा होगा. चलो मैं ये वाला लेक्चर इधर ही स्टॉप